समय का पहिया अपना चक्र पूरा करने के लिए बेकरार है। इसके साथ ही एक और साल बीत जाएगा। 2022 जाने वाला है। ये जाते हुए लम्हों को रोककर उन्हें परखने का समय है। अगर हम आकलन करें तो ये साल दुनिया के लिए मिला जुला रहा। एक तरफ युद्ध की विभीषिका थी तो दूसरी तरफ कोविड लॉकडाउन से आज़ादी भी मिली। सरकारों ने इंसानों पर लगाम लगाया तो कहीं कहीं चुप्पियां भी टूटी। आर्थिक संकट ने आम जनता की कमर तोड़ी तो खेल के मैदान में मिली जीत ने मरहम भी लगाया। हमने कल की दुनियादारी में उन घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताया था जिन्हें ये दुनिया अगले बरस याद नहीं रखना चाहेगी। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के शो में हम जानेंगे इस साल दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं कौन सी रहीं और इन घटनाओं से दुनिया को क्या सबक मिला। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज के शो में 2022 की सबसे बड़ी घटनाओं पर हम बात करेंगे। इस साल की शुरुआत एक आशंका के सच साबित होने से हुई। रूस ने नवंबर 2021 से ही यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना बिठा दी थी। रूस का गुस्सा इस बात पर था कि यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने की बात कर रहा था। हालांकि रूस ये कहता रहा कि हम हमला नहीं कर रहे हैं। फिर उसका मन बदल गया। 24 फरवरी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन में घुस गई। उस समय डर जताया गया ये हमला तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। यूक्रेन ने नेटो से मदद मांगी मगर नेटो ने अपनी सेना भेजने से मना कर दिया। इसकी बजाय उन्होंने पैसे, हथियार, इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग के जरिए मदद दी। रूस यूक्रेन युद्ध के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। जिस तरह के हालात हैं उसमें हाल फिलहाल युद्ध थमने की कोई संभावना नजर नहीं आती। अभी तक 80 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक शरणार्थी बन चुके हैं। हजारों लोग इसमें मारे गए हैं। सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ी। तमाम आशंकाओं के बीच थोड़ा बहुत सकारात्मक भी निकला। रूस यूक्रेन युद्ध 2 देशों तक ही सीमित रहा है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका कम हुई है। न्यूक्लियर हमले का ताप भी कम हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 में दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं। इसी में पूरी दुनिया का हित भी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी घटना पर। 2022 का साल राजनीतिक उठापटक के नाम रहा। मार्च में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इमरान ने तिगड़म लगाकर वोटिंग से बचने की पूरी कोशिश की। वो बार बार इसे विदेशी साजिश कहकर नकारते रहे। 27 मार्च को एक भरी रैली में इमरान ने कागज दिखाकर कहा कि मेरे पास विदेशी साजिश का पूरा सबूत है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। हालांकि इमरान की इस तरकीब का कोई फायदा नहीं हुआ। भारी ड्रामे के बाद 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का निचला सदन है। इस सदन में बहुमत दल का नेता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। उस रात यही तय होना था कि इमरान के पास बहुमत है या नहीं। इमरान खान बहुमत साबित नहीं कर पाए। वो पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इमरान के जाने के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। उनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN है। PMLN ने आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP और दूसरी छोटी मोटी पार्टियों के साथ सरकार बना ली। इमरान खान विपक्ष में चले गए लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति को तेज किया। वो जल्दी चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। उन्होंने पाक आर्मी को भी लपेटे में लिया। पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह का उदाहरण कम ही दिखाई देता है। अक्टूबर में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि PTI ने आज़ादी मार्च शुरू किया। उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट भी हासिल हुआ। 3 नवंबर को उनकी रैली में गोलीबारी हुई। इसमें इमरान को भी 2 गोलियां लगीं। अस्पताल से वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक रैली चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 26 नवंबर को रावलपिंडी की सभा में इमरान ने आज़ादी मार्च को रोकने का ऐलान कर दिया। बोले कि मैंने इस्लामाबाद नहीं जाने का फैसला किया है। उन्होंने तय समय से पहले चुनाव कराने की मांग को भी टाल दिया।
मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हालांकि इमरान का ऐलान पूर्ण विराम नहीं है। जानकारों की माने तो घमासान अगले बरस भी जारी रहेगा। अब आते हैं तीसरी घटना पर। घमासान भारत के एक और पड़ोसी देश में हुआ। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में बसे द्वीपीय देश श्रीलंका का आर्थिक संकट भारी प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। श्रीलंका को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। जरूरी सामानों के दाम कई गुना तक बढ़ गए। उस समय श्रीलंका में गोटाबया राजपक्सा राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। वैसे तो उनकी सरकार का विरोध 2021 से ही चल रहा था, मगर मार्च 2022 में ये संगठित होकर सड़क पर उतरा। मई में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा और उनकी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि गोटाबया हटने के लिए तैयार नहीं हुए। 9 जुलाई को प्रोटेस्टर्स राष्ट्रपति के घर में घुस गए। तब तक गोटाबया अपनी फैमिली के साथ फरार हो चुके थे। वो वायुसेना के जहाज में बैठकर पहले मालदीव गए, वहां भी उनका विरोध हुआ तो सिंगापुर चले गए। इधर श्रीलंका की संसद ने रनिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुन लिया। दिलचस्प ये था कि रनिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे। उन्हें गोटाबया की पार्टी के सपोर्ट से कुर्सी मिली थी, इसलिए आशंका जताई गई कि गोटाबया या उनके सहयोगियों को शायद ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यह आशंका सही थी। एक तरफ राजपक्सा सरकार का विरोध करने वाले आम लोगों को जेल में भरा गया, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए। दूसरी तरफ सितंबर में गोटाबया सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से वापस लौट आए। राजपक्सा परिवार आराम की जिंदगी बसर करता रहा। 26 दिसंबर को रिपोर्ट आई कि गोटाबया अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए हैं अपनी मर्जी से। अब आते हैं चौथी घटना पर। मर्जी की बात आई तो ब्रिटेन और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की याद हो आई। जॉनसन 2021 से पार्टी गेट के आरोप झेल रहे थे। दरअसल उनके दफ्तर में कोविड लॉकडाउन के बीच खूब सारी पार्टियां हुई, कुछ में प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हुए थे। 2021 में इन पार्टियों की तस्वीरें और वीडियोस लीक होने लगे। इसी को पार्टी गेट स्कैंडल का नाम दिया गया। जॉनसन अपने ऊपर लग रहे आरोपों को टालते रहे। फिर विरोध की चिंगारी उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर पनपने लगी। जुलाई महीने की शुरुआत में उनकी कैबिनेट से मंत्रियों का इस्तीफा शुरू हो गया और फिर 8 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर पार्टी के अंदर लीडरशिप का नया चुनाव चालू हुआ। फाइनल राउंड में 2 नाम सामने आए, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। फाइनल राउंड में लिज ट्रस ने बाजी मार ली, लेकिन उनके सामने भी वही संकट बरकरार रहा। पार्टी नेताओं का उनके ऊपर भरोसा कायम नहीं हो सका। लिज को 46 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फिर से कंजर्वेटिव पार्टी में नए लीडर का चुनाव हुआ। इस बार ऋषि सुनक को निर्विरोध प्रधानमंत्री चुन लिया गया। वो एशियाई मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। सुनक का अभी तक का कार्यकाल शांतिपूर्वक गुजरा है, लेकिन ये स्थिति कब तक कायम रहेगी ये दावे से नहीं कहा जा सकता। 5वीं घटना पर आते हैं। कहा तो ये भी नहीं जा सकता था कि इस साल की सबसे बड़ी नागरिक क्रांति ईरान में होगी। 16 सितंबर को ईरान की राजधानी तेहरान में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत ने बड़ा बवाल खड़ा किया। 23 साल की महसा को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर ठीक ढंग से हिजाब न पहनने का आरोप था। आरोप है कि पुलिस ने महसा को बुरी तरह मारा पीटा, जिसके चलते वो कोमा में चली गई और अस्पताल में उनकी जान चली गई। जब महसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे। शुरुआत में लोगों ने सांकेतिक विरोध किया, लेकिन जब सरकार दमन पर उतारू हुई तब विरोध का दायरा बढ़ गया। ईरान सरकार अभी तक 15,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर चुकी है। कईयों को खुले में फांसी पर चढ़ाया गया है। महिला प्रोटेस्टर्स के नाजुक अंगों को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बावजूद लोग डटे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट अगले साल भी जारी रहने वाला है। 6ठी घटना पर आते हैं। अब प्रत्याशित प्रोटेस्ट की बात चल रही है तो एक और देश में लोग सड़कों पर उतर आए।
चीन में लागू कोविड लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। 24 नवंबर को शिनजियांग की एक इमारत में आगजनी हुई। इसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। पता चला कि जीरो कोविड पॉलिसी के चलते दमकल कर्मी समय पर नहीं पहुंच सके। जब घटना चीनी सोशल मीडिया पर आई तो लोग भड़क गए। राजधानी बीजिंग समेत कई शहरों में लोग विरोध करने उतरे। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तीफा मांगा। प्रोटेस्ट के बाद चीन ने लॉकडाउन नियमों में ढील दी, जीरो कोविड पॉलिसी को लचीला बनाया। 8 जनवरी 2023 से बाहर से चीन आने वालों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा चीनी नागरिकों के विदेश जाने पर लगी रोक भी हटा ली गई है। कोविड नियमों को लेकर चीन जरूर नरम पड़ा, लेकिन सत्ता पर शी जिनपिंग की पकड़ मजबूत हुई। नवंबर में आयोजित पार्टी कांग्रेस में उन्हें तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रपति से भी ताकतवर माना जाता है। हालांकि इस समय राष्ट्रपति की कुर्सी भी जिनपिंग के पास ही है। अगले बरस राष्ट्रपति चुना जाना है। माना जा रहा है ये कुर्सी उनके पास बनी रहेगी। अब 7वीं घटना की तरफ बढ़ते हैं। इस साल कई देशों में आम चुनाव हुए, कुछ ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। ब्राजील दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस साल ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इसमें जायर बोल्सोनारो की हार हुई। चुनाव से पहले बोल्सोनारो धांधली का राग अलाप रहे थे, वो भी तब जब चुनाव उन्हीं के कार्यकाल में हो रहे थे। फाइनल राउंड में बोल्सोनारो लूला डी सिल्वा से हार गए। बोल्सोनारो ने अभी तक अपनी हार नहीं स्वीकारी है। उनकी पार्टी के समर्थकों ने कई जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट की भी कोशिश की। बोल्सोनारो की पार्टी फ्रॉड का केस लेकर अदालत में भी गई, लेकिन अदालत ने उल्टा उनकी पार्टी पर ही जुर्माना लगा दिया। बोल्सोनारो अपने कट्टर और हिंसक बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। कोविड के दौरान उनके ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा। कुर्सी से उतरने के बाद उनके ऊपर अदालती कार्रवाई हो सकती है। इससे बचने के लिए उन्होंने तमाम तिगड़म अपनाए, मगर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लूला डी सिल्वा 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। एक तरफ एक कट्टर सरकार का पतन हुआ और दूसरी तरफ इटली में तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी से हमदर्दी रखने वाली ब्रदर्स ऑफ इटली का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोई धुर दक्षिणपंथी पार्टी इटली में सरकार बनाने में सफल हुई है। सरकार की कमान जियोर्जिया मेलोनी के हाथ में पहुंची। मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इस उपलब्धि के बावजूद उनका चुनाव जीतना सुखद संकेत नहीं था। मेलोनी प्रवासियों, मुस्लिमों और समलैंगिकों की धुर विरोधी रही हैं। सत्ता में उनके आने से मानवाधिकारों के हनन की आशंका बढ़ गई है। इटली से इतर बात करें तो इस साल फिलीपींस में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि कुर्सी नीम से हटकर करेले के पास पहुंची। मई में राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव से पहले तक रोड्रिगो दुतर्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनके ऊपर वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पर मासूमों की हत्या कराने के आरोप लगते रहे हैं। दुतर्ते इस चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को सपोर्ट दिया। मार्कोस जूनियर के पिता मार्कोस सीनियर थे। मार्कोस सीनियर के शासन को फिलीपींस में अंधकार युग की तरह याद किया जाता है। उनके समय में प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। विरोध को हिंसा से कुचला जाता था। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। फरवरी 1986 में मार्कोस सीनियर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। आखिरकार उसे परिवार सहित देश छोड़कर भागना पड़ा। जाते जाते मार्कोस सीनियर अपने साथ लगभग 70,000 करोड़ रुपए की रकम लूट कर ले गया। उस पैसे की आज तक रिकवरी नहीं हो सकी है। मार्कोस जूनियर ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान अपने पिता के गुनाहों को बखूबी छिपा लिया। मार्कोस जूनियर के आने से रोड्रिगो दुतर्ते का दामन भी फिलहाल के लिए बचा रहेगा। दामन फ्रांस का भी बच गया है। इस साल फ्रांस में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए। मरीन लापेन चुनाव जीतने में नाकाम रहीं। इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी कुर्सी बचा ली। मरीन लापेन प्रवासियों और विविधता की विरोधी हैं। वो फ्रांस के संसाधनों पर पहला हक फ्रेंच नागरिकों का बताती हैं। ये आशंका थी कि उनकी जीत से फ्रांस में अतिवाद हावी होगा। मरीन की हार ने फ्रांस को संभलने का एक और मौका दिया है। 8वीं घटना की तरफ बढ़ते हैं। एक मौका हमें उस तस्वीर ने भी दिया जिसके जरिए अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने की कोशिश की गई थी। दिसंबर 2021 में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप ने अपनी पहली तस्वीर 11 जुलाई 2022 को भेजी। ये अब तक देखी गई ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है। इस तस्वीर को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको आकाश गंगाओं से आती रोशनी नजर आ रही होगी, जिसे हम तक पहुंचने में कई अरब साल लगते हैं। ये टेलीस्कोप फिलहाल धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अपने बड़े प्राइमरी मिरर और उपकरणों की मदद से स्पेस में किसी भी दूसरे टेलीस्कोप के मुकाबले ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। टेलीस्कोप में लगे उपकरण
इसे धूल और गैस के पार भी देखने में मदद करते हैं। लेकिन इस टेलीस्कोप को बनाने और अंतरिक्ष में भेजने की वजह क्या है? इसके पीछे की 2-3 बड़ी वजहें हैं। पहली तो ये कि आकाश में कई तरह के अवलोकन करेगा, ब्रह्मांड में चमकने वाले सबसे शुरुआती सितारों की तस्वीरें लेना, साथ ही ये दूर के ग्रहों की जांच करेगा और पता लगाएगा क्या वे रहने लायक हो सकते हैं। तकनीक की दुनिया में इस साल का एक बड़ा उलटफेर भी दिखाई दिया। हवा बनाते बनाते आखिरकार एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ये डील लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए में पूरी हुई। मस्क ने ट्विटर खरीदते ही पुराने अधिकारियों को बाहर निकाल दिया। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की छुट्टी कर दी गई। वेरिफिकेशन के लिए ट्विटर ने पैसे लेने शुरू किए। मस्क अपने अकाउंट से कई उलझुल काम भी करते रहे हैं। इस वजह से सवाल पूछा जाने लगा है, क्या मस्क ट्विटर को गलत दिशा में ले जा रहे हैं? अब आते हैं नवी घटना पर और बात करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की। इस साल 3 बड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। 2022 में बुर्किना फासो में 2 तख्तापलट देखने को मिले। 8 महीने के अंतराल में 2 बार सरकार बदल गई। दूसरी घटना माली में हुई। फ्रांस ने 2013 में माली में बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए सेना उतारी थी, मगर फ्रेंच आर्मी सफल नहीं हो सकी। हिंसा बदस्तूर जारी रही। इसके चलते माली में फ्रांस का भारी विरोध हुआ। अगस्त 2022 में आखिरी फ्रेंच सैनिक माली से बाहर निकल गया। तीसरी घटना दक्षिण अफ्रीका में घटी। मौजूदा राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के घर हुई एक चोरी ने उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया। जांच कमीशन ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की, लेकिन संसद में रामाफोसा की पार्टी बहुमत में थी। इस वजह से रामाफोसा बच गए। हालांकि पार्टी के भीतर एक धड़ा उनसे नाराज भी हुआ। दक्षिण अफ्रीका में 2024 में आम चुनाव होने हैं। इसके लिए दिसंबर 2022 में रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट का चुनाव हुआ। विरोध के बावजूद रामाफोसा टॉप पर रहे। वो 2024 के चुनाव में ANC के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। आखिर में खेलों की बात कर लेते हैं। 2022 में खेलों से जुड़े 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए। फरवरी में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन था। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया। नवंबर और दिसंबर के बीच कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। अर्जेंटीना भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस माहौल में मिली जीत ने उन्हें खुश होने का छोटा सा मौका दिया। 2022 में टेनिस जगत के 2 दिग्गजों सेरेना विलियम्स और रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया। उन्होंने टेनिस कोर्ट को अलविदा कह दिया है। हम अलविदा नहीं कहेंगे, हम विदा लेंगे, बेहतर होकर वापस लौटने के वादे के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी, तो अब आपकी है बारी। रोज रात 9 बजे ललन टॉप ऐप पर खेलिए ललन टॉप क्विज। मौके पर इनाम जीतिए और मौके पर जानिए कि आपकी तैयारी कितनी दुरुस्त है, क्योंकि एक सही रिजल्ट और जिंदगी बदल जाती है। शुक्रिया।